I am Nivesh Kashyap. तो in this video I will discuss the criminalization of politics which is our essay number 7. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसके डिमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने एसे में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है बेसिकली पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में मतलब बेसिकली क्या है कि हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 102 के बारे में भी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक उस पर भी करेंगे चर्चा हम। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इलेक्शंस जब भी आते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का इशू होता है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो है क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो ये जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हाई चांस है कि इस तरीके का टॉपिक पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट भी कवर होता है, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के एग्जामिनेशन में इस तरीके का टॉपिक पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल जनरल सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ऊपर का मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कुछ बेसिक सा है, मतलब ये न्यूज़ में था इसकी वजह से था। बाकी देखते हैं कि पहले डेफिनेशन क्या होता है, जो कि आप इंट्रोडक्शन में अपने लिखोगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज डिफाइंड एज द सिचुएशन व्हेन क्रिमिनल्स पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब होता है जब क्रिमिनल्स लोग, ठीक है, जिन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा हुआ है, जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे या तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, कहीं पे भी ऐसे लोग जहाँ पे जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी को बेसिकली इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, दिस ग्रोइंग मेनेस हैज बिकम बिग प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी अफेक्टिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सच एज फेयरनेस इन इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन फेयर हो, इसको अफेक्ट करता है। फॉलोइंग द लॉ, ठीक है, लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीके से जब इस तरीके के लोग जो है इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, और बीइंग अकाउंटेबल, वो अपने आप को कभी भी अकाउंटेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि ठीक है जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है उनको उतना इफेक्ट इससे पड़ता नहीं है कुछ। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम एडीआर, ठीक है, एडीआर क्या होता है उसको हम समझते हैं पहले। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक तरीके का एनजीओ है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे इसको बनाया गया था। ठीक है, इसको ये अलग ही केस है। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी आपको समझना है कि एडीआर जो एक तरीके का एनजीओ है और ये किस बेसिस पे काम करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे कंट्री में जो भी इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये सर्वे करते हैं कि किस किस पॉलिटिकल जो लीडर है उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, ठीक है, एजुकेशन रिकॉर्ड क्या है, तो इन सब का काम बेसिकली करते हैं। ये एक डेटा कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट मतलब प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो बेसिकली तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द एडीआर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल चार्जेस इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन इंडिया हैज बीन ऑन द राइज सिंस 2004 से, मतलब काफ़ी राइज किया गया। ठीक है, और कुछ डेटा है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कहा जाता है इन 2004 24% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैड पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। 2004 में 24% ऐसे एमपीज थे, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस थे जिनका क्रिमिनल केसेस जिन पे चल रहा था। ठीक है, वही हो गया क्या 2019 में वो इंक्रीज होकर के 43% हो गया है। तो आप देखो कितना इंक्रीज है, ये घटने की बजाय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ठीक है, तो इन 2019 द नंबर हैज इंक्रीज टू 43%। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन देखा जाए तो 43% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे पार्लियामेंट में जिन पे क्रिमिनल चार्जेस है। ठीक है, वो कन्विक्टेड है या नहीं अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मतलब 43% ऐसे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये एडीआर का रिपोर्ट कहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन अ पिटीशन फाइल्ड इन February 2023 इट वाज क्लेम्ड दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 44% द नंबर ऑफ एमपीज विथ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस सिंस 2009। ठीक है, और इसके में 44% का जो है इजाफा हुआ है 2009 से लेकर के अभी तक। ठीक है,
ठीक है। तो इन 2029 लोकसभा इलेक्शन 159 एमपीज, ठीक है, हैड डिक्लेयर सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। मतलब 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें से 159 एमपीज पे जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, ऐसे एमपीज हैं, ठीक है। ये 2019 का डेटा है, मतलब जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में। अब उन पे चार्जेस सीरियस कहने का मतलब कैसे कैसे चार्जेस को देख लेते हैं। जैसे कि रेप का चार्ज है, मर्डर का चार्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, किडनैपिंग का चार्ज है, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऐसे ऐसे हीनस क्राइम उनके अगेंस्ट में चार्ज किए गए हैं, ठीक है। तो आप सोच लो कि 160 के अराउंड ऐसे एमपीज हैं जिसमें क्रिमिनल चार्जेस है। तो ये फैक्ट है, आप इसको कोट कर सकते हो अपने ऐसे में, बिल्कुल, ठीक है, ये ऑफिशियल कोट है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रीजन क्या क्या है क्रिमिनलाइजेशन होने के, ठीक है, समझते हैं। तो फर्स्ट रीजन हो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वोट बैंक का है, ठीक है। वोट बैंक की वजह से ये सब किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा मैक्सिमम वोट मिले। तो क्या कहता है, कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन रिसॉर्ट टू इलीगल मीन्स सच एज वोट बाइंग, ठीक है, वोट को खरीदना पैसा दे करके, ठीक है, ये एक तरीके का एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, पैसा दे के वोट खरीदना भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। एंड अदर इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब गैर कानूनी प्रैक्टिसेस जब आप करते हो, इलेजिटिमेट का मतलब होता है गैर कानूनी, ठीक है, इस तरीके से गैर कानूनी होता है, इसको हम क्रिमिनल कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वोट बैंक करने के लिए पैसा देकर वोट खरीदना, ठीक है, धमका के वोट खरीदना, तो ये सब एक रीजन होता है, ठीक है। दिस कल्चर ऑफ पॉलिटिकल क्राइम इज ऑफन परपिचुएटेड बाय क्लोज लिंक्स बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और ये क्या होता है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, और जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, मतलब जिस एरिया से वो खड़े होते हैं, तो उनमें एक क्लोज लिंक होता है, ठीक है, वहाँ के उनका एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब एक नेक्सस होता है दोनों के बीच में कि किस तरीके से वोट बैंक को यहाँ खरीदना है, उनको अच्छे से पता होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो एक क्लोज लिंक की वजह से होता है, क्योंकि उस एरिया में होते हैं, बहुत पहले से इस्टेब्लिश, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या पैसा दिया जाएगा, तो वोट बैंक खरीदा जा सकता है, ठीक है। और उसका मिसयूज करते हैं, जैसे पावर के थ्रू करते हैं, पर्सनल गेन के थ्रू करते हैं, और उसी रीजन की वजह से क्या होता है, करप्शन भी बढ़ता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इंक्रीज होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब वोट बैंक के लिए जो मिसयूज होता है पावर का, मनी का, ठीक है, माल प्रैक्टिसेस का, इस तरीके से वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये एक कारण है, ये वोट बैंक को इंक्रीज करना, ठीक है। और वोट बैंक को इंक्रीज करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मतलब पैसा देकर खरीदना वोट को, धमका के खरीदना, ठीक है, मसल पावर का यूज करना, मनी पावर का यूज करना, तो ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करप्शन। तो करप्शन में देख लेते हैं क्या, द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस रिक्वायर मनी, फंड्स एंड डोनेशंस। देखो इलेक्शन लड़ने के लिए ना आपको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पर्टिकुलर सम जो है अलाउ भी करता है 25,000 तक, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है, ये चीज़ सभी को पता है कि 25,000 30,000 में इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है लोकसभा का, ठीक है। इवन आप अगर ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन लड़ते हो तो वहाँ पे लाखों का खर्च आता है। तो इस केस में जो है मान के चलो कि पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारा फंड चाहिए होगा, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको फंडिंग किया जाता है कॉर्पोरेट की तरफ से, ठीक है। तो बहुत डोनेशन चाहिए और उसके लिए पैसा चाहिए। ऑफिशियल ऑन पेपर बहुत कम दिखाया जाता है कितना ही खर्च हुआ, लेकिन सबको पता है कि पीछे बैकग्राउंड में कितना खर्च होता है। तो और ये एक तरीके का करप्शन है कि आप दिखाते कुछ और आपका खर्च कुछ और है। तो चलिए एक तरीके से ब्लैक मनी हुआ, जो कि हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट करप्शन डायरेक्टली गिव्स राइज टू कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। और करप्शन की वजह से क्या होता है कि लॉ का कंटेम्प्ट भी होता है, मतलब आप कानून की अवहेलना भी करते हो साथ साथ में, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंटेम्प्ट ऑफ लॉ एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। मतलब क्रिमिनलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है, जब जो क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं पे हो रहा है तो उसका लॉ का जो है कंटेम्प्ट हो। कंटेम्प्ट मतलब आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, तोड़ते हो, लॉ को तोड़ना यानी कि अवहेलना करना, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक। कंटेम्प्ट ऑफ लॉ combines with the criminalization of politics, it gives birth to flourishing corruption, ठीक है। बेसिकली करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन के बीच में लिंक बताया गया इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये आप नोट मतलब बॉडी के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब पीपल जनरली वोट थ्रू ए नैरो प्रिज्म ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट। कहने का मतलब जो जातिवाद के नाम पे वोटिंग होता है, धर्म के नाम पे वोटिंग होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड आप चेक नहीं करोगे, बस आप इस बेसिस पे हम लोग वोट करते हैं कि वो हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, ठीक है। मतलब आपका इंटरेस्ट वहां पे छुपा हुआ उसके पीछे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रॉडर सेंस में यही कहने का मतलब हुआ है। तो वही कहा गया, दिस कैन लीड टू अ सिचुएशन वेयर पॉलिटिशियंस विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड आर इलेक्टेड सिंपली बिकॉज
दे अलाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। और वो इसलिए जीत जाते हैं या इलेक्शन में सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से अलाइन होते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जाति, कास्ट सिस्टम, रिलीजन सिस्टम या पर्टिकुलर कम्युनिटी कस्टम, जिस तरीके से भी आप इसको समझो, ठीक है। और वो इस चीज़ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि उनको काम करना है या उनको अकाउंटेबल होना है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। ये सब सेकेंडरी हो जाता है, टर्शरी में भी चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें गलती उनकी नहीं है, हमारी गलती है कि हम इस बेसिस पे उनको वोट ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इशू होता है मसल पावर और या मनी पावर। मसल पावर मतलब जैसे धमका के वोट ले लेना, ठीक है। मनी पावर कहने मतलब पैसा दे के वोट ले लेना। पॉलिटिशियंस मेक प्रोमिसेस टू एलिमिनेट करप्शन एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शन। वादे करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है ना हमारे कंट्री में, ये इसको आप मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने पॉलिटी में इसको पढ़ा भी होगा, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक है। जो हमारा इलेक्शन होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल सिस्टम पे काम करता है। इसका कहने का मतलब अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, भले ही मान के चलो अगर 100 लोग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, और मान के चलो इसमें 30 लोग ही वोट देने के लिए आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मान के चल लो कि 5 कैंडिडेट यहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, ठीक है। तो 5 में मान के चलो जिसको ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे मानो एक को 5 कैंडिडेट हैं तो एक को मिल गया 7 वोट, एक को मिला 6, एक को मिला 5, ठीक है। इस तरीके से 4, 3, इस तरीके से डिवाइड हो गया मान के चलो। तो इवन 7 या 8, 10 वोट में भी ये जीत जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 100 वोट में जिसे 7 वोट भी मिल रहा है, यानी कि वो इलेक्शन को जीत जा रहा है, ठीक है। ये इसका डिमेरिट है इस सिस्टम का। कहने का मतलब एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि कम से कम 100 लोगों में से आपको 50% वोट लाओगे तभी जीत पाओगे, ठीक है। तो ये अलग सी चीज़ है। और जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है वो होता है कि आप मैक्सिमम वोट जिसको मिल जाए, भले ही 1 वोट से ज़्यादा आ जाए उसको, तो भी वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब देखो ये फियर वायलेंस वाला हो गया है, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको समझा दिया, इसको एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस क्रिएट डेंजरस कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्रिमिनल्स। और इसी की वजह से क्या होता है, क्रिमिनल के बीच में कभी कभी डायरेक्टली पॉलिटिशियंस जो होते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं होते, लेकिन जो उनका लिंक होता है, उनका नेक्सस होता है, मतलब साथ संबंधी वाले, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, ताकि उनको इलेक्शन के टाइम पे उनको फंडिंग मिले, ठीक है। मसल पावर के थ्रू उनको वोट बैंक बढ़ जाए, उनका डरा धमका के वोट दिलवा देते हैं, ठीक है। और पहले तो आपको पता होगा कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी होता था, अब तो बहुत नहीं होता है, वो सब कम हो गया बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। तो ये सब मसल पावर, मनी पावर के कारण होता था, और ये बहुत बड़ा इशू है हमारे क्रिमिनलाइजेशन मतलब होने के लिए। मनी पावर मैंने आपको समझा दिया, एक बार यहाँ पे देख लेना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है पुअर गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट है। पुअर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पुअर गवर्नेंस मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उनका गवर्नेंस करने का तरीका है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर होना, ठीक है, ऐसे बॉडी का निर्माण करना जो इस चीज़ को कंट्रोल करे, ऐसा कुछ मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म हमारे कंट्री में नहीं है फिलहाल इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लॉज एंड द रूल्स फॉर गवर्निंग द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, जो कि इसे गवर्न करने के लिए प्रॉपर स्टैट्यूट भी नहीं है, ठीक है। मतलब इफेक्टिव तरीके से इसको मैनेज करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, ठीक है। बस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आपको इस तरीके से करना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका ब्रीच होता है तो उस पर एक स्टर्न डिसीजन लेना, उस ये मिसिंग है हमारे गवर्नेंस पार्ट में से, हमारे कंट्री में से, ठीक है। कुछ लॉज हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन फिलहाल उतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इससे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और जिससे हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा प्रिंसिपल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, जो हमारे कंट्री में होना चाहिए, उसको अफेक्ट करता है ये चीज़। जैसे लिखता है इट लिमिट्स द चॉइस ऑफ वोटर्स टू इलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट। अब देखो मान के चलो अगर 10 पॉलिटिशियंस खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में और 10 के 10 क्रिमिनल्स हैं, तो आपके पास चॉइस तो है, आप तो वोट करोगे जाके। अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप किसी ईमानदार को करें, क्योंकि ईमानदार कोई खड़ा हुआ ही नहीं है, 10 के 10 क्रिमिनल ही है, तो उसी में से जो बेहतर होगा उसको आप वोट कर दोगे। तो कहने का मतलब अगर ऐसा लॉ जो यही चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दे कि जो क्रिमिनल्स वो खड़े ही नहीं होंगे, तो आपके पास एक बेटर चॉइस होगा, ज़्यादा चॉइस होगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को जितवाओ, ठीक है। तो बेसिकली वही कहता है इट लिमिट्स द चॉइस ऑफ वोटर्स टू इलेक्ट ए सुटेबल कैंडिडेट, ठीक है।
और जो कि एक हमारा जो इथोस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, मतलब डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। मतलब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टिंग द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि लॉ ब्रेकर्स बिकम द लॉ मेकर्स, कहने का मतलब जो कानून को तोड़ते हैं वही जाके वहाँ पे बैठ के कानून बनाते हैं, कहने का मतलब यही होता है। तो कैसे गुड गवर्नेंस होगा? गुड गवर्नेंस कहने का मतलब वही होगा जब वहाँ पे अच्छे लोग बैठेंगे और अच्छे तरीके से जो है गवर्नमेंट को चलाएंगे और गवर्नेंस जो होगा हमारी कंट्री का बेहतर होगा। लेकिन अगर वहाँ पे क्रिमिनल माइंडेड लोग बैठे हुए तो ये पॉसिबल ही नहीं कि जो गवर्नेंस होगा वो अब बेहतर होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब देखो जो लोग ईमानदार लोग भी, जैसे पब्लिक सर्वेंट कहने का मतलब जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन पे भी एक प्रेशर होता है काम करने का। और मान के चलो कि जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस होंगे अगर, ठीक है, जो इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, तो ये लोग भी ईमानदारी से जो है काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनके इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठेगा क्योंकि ये उनके अंडर में काम करते हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा कि आपको ये करना है तो आपको करना है, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, ठीक है। तो ये भी इंटीग्रिटी करता है, पब्लिक सर्वेंट को अफेक्ट करता है। और उस सिचुएशन की वजह से क्या होता है, लीडिंग टू ए सिचुएशन वेयर करप्ट प्रैक्टिसेस आर नॉर्मलाइज्ड। जैसे कि कमीशन, आपको पता होगा कि कमीशन जाता है हर एक डिपार्टमेंट पे। कमीशन क्या है? कमीशन इज अ इलीगल थिंग, ठीक है, एक माध्यम है करप्शन का, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि खुल के करप्शन किया जाता है, खुल के कमीशन फिक्स होता है कि इतना % इसको जाएगा, ये जाएगा, इस तरीके से ऊपर तक पहुंचता है। तो उसमें जो ईमानदार लोग होते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ आप करोगे तो आपको ही रिमूव कर दिया जाएगा, आपका ही कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसा जगह पे जहाँ पे आपका जो है जॉब डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ऊपर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और जो होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर द ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट टू वर्क इफेक्टिवली एंड कैन इरोड द पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। और इससे पब्लिक ट्रस्ट भी जो होता है हैम्पर किया जाता है पब्लिक डोमेन में, ठीक है। कॉजेज ऑफ सोशल डिसहार्मनी, ठीक है। सोशल डिसहार्मनी मतलब जो होता है, डिसहार्मनी का मतलब, हार्मनी का मतलब होता है एक संतुलन, बेहतर संतुलन। डिसहार्मनी उसका अपोजिट है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस अ कल्चर ऑफ वायलेंस, वायलेंस को बढ़ावा देना, ठीक है, इन सोसाइटी एंड सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट फॉर द यूथ। प्रेसिडेंट मतलब कहने का मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप गलत चीज़ पेश कर रहे हो उनके भविष्य के लिए, ठीक है। मतलब वो आप जो छोड़ के जा रहे हो लेगेसी अपना, वो गलत सिखा के जा रहे हो यूथ को, कंट्री के यूथ को आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हो कि ऐसे ऐसे इलेक्शन जी होता है हमारे यहाँ, इस तरीके से जीतेंगे, ठीक। तो उनका माइंडसेट भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीफ है या फेथ है वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कैंडिडेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं है, कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं लोग अगर क्रिमिनल केसेस उन पे है। तो कुछ लीगल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करना है अपने ऐसे में, ठीक है, इन दिस रिगार्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एज टू व्हाट डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है कि किस वजह से, मतलब वजह यहाँ पे बात तो करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, आपने 10th शेड्यूल में पढ़ा होगा, ठीक है, आर्टिकल 102 के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे बात होती है। लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स उनको डिस्क्वालीफाई करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कहीं पे नहीं दिया गया हो, वो कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर में, ठीक है। वहाँ पे मेंशन किया गया है, क्राइटेरिया किया गया है फॉर डिस्क्वालीफाइंग अ पर्सन फॉर द कंटेस्टिंग एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेंशन याद है तो कर देना, नहीं तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बस मेंशन करना, उसमें क्या प्रोविजन है। अब क्या कहता है सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट provides for disqualification on conviction for certain offences according to which individual punished with a jail term of more than 2 years cannot stand in election for 6 years after the jail term has ended। कहने का मतलब जिस भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में जो है वो कैंडिडेट जो है 6 साल के लिए इलेक्शन को नहीं लड़ेगा, ठीक है। जब उसका जेल 2 साल खत्म होने, जैसे 2 साल उसने सज़ा काट ली, 2 साल के बाद 6 साल तक, नेक्स्ट 6 ईयर तक वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ये प्रोविज़न है, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, सिर्फ चार्ज होना नहीं, आपको कन्विक्ट होना पड़ेगा उसके लिए। कोर्ट बोलेगी कि हाँ इसको 2 साल की सज़ा दे दी गई है, ये नहीं कि अभी ट्रायल चल ही रहा है। ट्रायल चलना अलग बात होता है, केस आप पे चलना अलग बात है, और कन्विक्शन होना अलग बात है, ठीक है। तो कन्विक्शन, ये चीज़ याद रखना, पनिशमेंट उसको मिल चुका है कोर्ट की तरफ से, ये ध्यान रखना आपको।
ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन किया गया है, मतलब एक प्रोविज़न है और आपको इसको मेंशन करना ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द इनिशिएटिव्स या रिकमेंडेशन क्या क्या दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे कमिटीज़ का गठन किया गया था, कुछ लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल आपको ऐसे में उसको मेंशन करना ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, इन 1893 वोहरा कमेटी ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड with an objective to identify the extent of political criminal excess and to recommend ways in which the criminalization of politics can be effectively dealt with। ये फर्स्ट टाइम था कि 1983 में बोहरा कमेटी का गठन किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आइडेंटिफाई करो कि किस लेवल तक, ठीक है, पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस है, मतलब दोनों के बीच में किस तरीके का साठ गांठ चल रहा है, आप उसके बारे में मतलब बताइए कमेटी को कि क्या उसके रिपोर्ट हैं, ठीक है, और क्या रिकमेंड किया जाता है कि इस चीज़ को रिमूव किया जाए, मतलब क्रिमिनल को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखा जाए, इन दोनों के बीच में सहमति ना हो, ठीक है, उस पर क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये बोहरा कमेटी को कहा गया था, मतलब इस पर एनालाइज करने के लिए, इस पर रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आया था 244th रिपोर्ट ऑफ 2014 जो कि लॉ कमीशन का है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। फर्स्ट अगर ये आपको याद है तो मेंशन कर देना, या फिर सिंपली आप ये भी लिख सकते हो कि लॉ कमीशन का कहना है, क्या कहना है, डेल्ट विद द नीड टू कर्ब द ट्रेंड ऑफ क्रिमिनल पॉलिटिशियंस इन लेजिस्लेचर पोजिंग सीरियस कंसिक्वेंसेस टू डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। मतलब लॉ कमीशन का जो 244th रिपोर्ट क्या कहता है, जो सबमिट किया गया, उसमें कहता है कि ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेसी को थ्रेट करते हैं, यानी कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, और जो सेकुलरिज्म को इफेक्ट करते हैं, उनको हटा दिया जाए, उसको मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन था, ठीक है। द लॉ कमीशन रिकमेंडेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल अगेंस्ट हुम चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड at least 1 year before the date of scrutiny of nominations for an offense punishable with a sentence of 5 year more। मतलब इनका रिकमेंडेशन क्या था लॉ कमीशन का, उसको समझो आप पहले। वैसे हर एक पीपल को, यानी जो लोग कैंडिडेट हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, कौन से बेसिस पे, जिन पे चार्ज फ्रेम किया गया है। और चार्ज फ्रेम कब किया गया है, एक इलेक्शन का जो नॉमिनेशन होता है उससे 1 साल पहले तक अगर उन पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज फ्रेम किया गया है, और कैसा क्रिमिनल चार्ज, जिसमें उनको 5 ईयर या उससे ज़्यादा का सेंटेंस मिला हो, मतलब ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी आप अगर करोगे इलेक्शन से 1 साल पहले तक जिसमें आपको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली हो, तो उस केस में जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये जो था 244th लॉ कमीशन का रिपोर्ट कहता था, रिकमेंड किया था, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ये समझ, इंप्लीमेंटेशन की अलग बात होती है, ये रिकमेंडेशन था लॉ कमीशन का, ठीक है। तो आप इसको भी कोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये थोड़ा था वही, नेक्स्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट था आपके लिए, पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिगार्डिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मैंने बताया था ना, यही जो केस था जिसकी वजह से जो है ADR जो है, एक जो ऊपर बताया था मैंने, एक NGO है जो इलेक्शन में क्या क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स हुए, कितने क्रिमिनल लोग हैं, किसका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, ये सब रिपोर्ट ये मतलब पब्लिक डोमेन में ला करके प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उसी केस से निकल के आया था ये सुप्रीम कोर्ट का केस, उसी के नाम पे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस था, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में इसको फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सही कहा गया था, उसके बाद इसको किया गया था, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एवरी कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन हैज टू डिक्लेयर हिज क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलॉन्ग विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसी केस में कहा गया था कि जो लोग भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन में नॉमिनेशन करवाते हैं, उनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को देना होगा, ठीक है, ये कहा गया था इस केस में। ये इंपॉर्टेंट केस है आपको इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये केस हुआ था। दूसरा केस है रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इन 2005 द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट a sitting MP or MLA will be disqualified from contesting the election if convicted and sentenced for imprisonment for 2 years or more by court of law, ठीक है। तो अगेन 2 साल या 2 साल से जिनको सजा हुई है, ज़्यादा मिला है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये कहना था, मतलब रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये भी केस अगर आप लिख सकते हो तो लिख देना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट केस बनता है आपका ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, ठीक है।
देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु इज कन्विक्टेड of a crime and sentenced to a prison term of 2 years or more would be disqualified from the holding office। 2 साल या 2 साल से जिसको ज़्यादा सजा मिला हो, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको केस में, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल राहुल गांधी का जो केस है अभी, ठीक है, आपको पता होगा कि इनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है, जो मोदी कम्युनिटी के नाम पे रिमार्क्स देने पे किया गया था। इसका केस हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखो, ऐसे में आपको किसी पर्सन का नाम नहीं लिखना है स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब किसी आपको मिनिस्टर का या किसी नाम मेंशन नहीं करना है, भले ही उन पे करप्शन चार्ज लगा हो। ऐसे में आपको पर्सनल नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है, किसी भी पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपको मेंशन नहीं करना है। इससे हो सकता है कि आपको नंबर कम मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, ये भी आप पढ़ देना। ठीक है, ये बस आपको डाल दिया हूँ। ठीक है, अब आता है ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है, रिसेंट केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट्स। ठीक है, अपने वेबसाइट पे अपने कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, ठीक है, अपने सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, जहाँ जहाँ पे भी उनका सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पे अपने पार्टी, उनके पार्टी में जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वहाँ पे आपको दिखाना होगा या न्यूज़पेपर में दिखाना होगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन ऑन द कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड वॉज डिसएमिनेटेड इफेक्टिवली। उसको जल्द से जल्द और इफेक्टिवली किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको ये 3 केस, ठीक है, अगर याद रहे तो ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम 2 आप इस तरीके के ऐसे में अगर आता है, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे आप ये केस को कोट कर सकते हो। बहुत ही आपको बेहतर एक एज मिलेगा बाकी से। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या, वे फॉरवर्ड क्या है। मोर पावर टू ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिया जाए। वैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है होता ही होता है। ठीक है, तो और ज़्यादा पावर दिया जाए। कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैव रिकमेंडेड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एंड स्ट्रेंथनिंग द इलेक्शन कमीशन टू कर्ब ब्लैक मनी। ठीक है, एंड लिमिट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ब्लैक मनी पे आपको कंट्रोल करना होगा, ये सब पावर उनको देना होगा। ठीक है, वोटर्स ड्यूटी, वोटर्स का भी ड्यूटी होता है। वोटर्स शुड ऑल्सो बी विजिलेंट अबाउट मिसयूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। हम लोगों का भी ड्यूटी है कि हमें पता होना चाहिए कि मिसयूज हो रहा है मनी का। ठीक है, मसल पावर यूज किया जा रहा है, उसको कंप्लेन करो। ठीक है, हम लोग करते नहीं, हम बस देखते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, द जुडिशरी शुड ऑल्सो प्ले प्रोएक्टिव रोल बाय कंसिडरिंग बैनिंग पीपल अक्यूज्ड विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। जुडिशरी को भी एक एक्टिव रोल में रहना है कि अगर ऐसा केस आता है तो जल्दी से जल्दी उस पर ट्रायल हो। ठीक है, और उसे कन्विक्ट किया जाए। एक्सपीडिशियस जुडिशियल प्रोसेस, मतलब जुडिशियल प्रोसेस जो है बहुत ही फास्ट हो। ठीक है, फास्ट ट्रैकिंग द जुडिशियल प्रोसेस कैन हेल्प वीड आउट द करप्ट एज वेल एज क्रिमिनल इवेंट। देखो, जल्दी से जल्दी अगर डिसीजन आएगा, जल्दी से जल्दी केसेस डिस्चार्ज होंगे, तो जाहिर सी बात है जो कन्विक्शन रेट होगा वो भी हाई होगा और जल्दी से जल्दी पता लगेगा कि किसको सजा मिली किसको नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रायल चल रहा होता है, लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, फिर से इलेक्शन आता है, फिर से केस पेंडिंग चल रहा होता है। ठीक है, तो जल्दी से जितना जल्दी ट्रायल जल्दी से होगा कंप्लीट, ठीक है, उतना इसको कम किया जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, और एक नेक्स्ट पॉइंट है एन अमेंडमेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी कुछ करने की ज़रूरत है, उसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, 2 साल से कम करके 1 साल कर दिया जाए, या फिर ऐसे जिसपे एलिगेशंस भी लगे हों, ठीक है, या फिर माइनर चार्जेस भी लगे हों, इस तरीके से भी चार्जेस है तो उनको बैन किया जा सकता है। इस तरीके से कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमने ये कंप्लीट किया है, रिजर्वेशन सिस्टम में भी किया है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। हमारा लेक्चर नंबर 6 था। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, पब्लिक ग्रुप में भी कुछ पूछ सकते हैं, कुछ अपना लिख के भेज सकते हैं। वहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपके कॉपी को चेक भी करते हैं, इवैल्यूएट भी करते हैं, या आप पर्सनली भी मुझे भेज सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं भी उसको इवैल्यूएट करके आपको सेंड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस